हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल से पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हम लोग बिहार एसआई प्री जो 14 फरवरी 2021 को प्रस्तावित है दोस्तों, उसके बारे में मैं बात करूंगा। दोस्तों की जैसा कि आप लोग जानते हैं, हाई कोर्ट के आदेशानुसार बिहार सरकार को करीब 4600 पदों पर एसआई की बहाली करनी थी। इसमें से पिछले वैकेंसी में करीब 2400 सीटों पर मेंस हो चुका है दोस्तों 29 नवंबर 2021 को, जिसमें दोस्तों मैं भी अपीयर हुआ था। और दोस्तों इस वैकेंसी में करीब 2200 सीटों पर बहाली होनी है। तो इसका मतलब है दोस्तों कि 2400 और 2200 जोड़ देंगे दोस्तों तो करीब करीब 4600 हो जाता है। इसका मतलब है कि इस वैकेंसी के बाद दोस्तों इतनी बड़ी तो बिहार एसआई की वैकेंसी नहीं आने वाली है। तो दोस्तों मेहनत करना पड़ेगा। और जैसा कि कट ऑफ से भी पता चल गया होगा इस बार का देख के कि आप बिहार एसआई का भी कट ऑफ काफ़ी ऊपर जा रहा है, तो इस एग्ज़ाम को हल्के में नहीं लेना है दोस्तों, मेहनत थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा कि कौन सी रणनीति मैंने अपनाई और मैं बिहार एसआई मेंस का एग्ज़ाम दे पाया दोस्तों। उसका रिजल्ट अभी आना है और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आइए इसके बारे में हम लोग अगले स्लाइड पे बात करते हैं कि क्या है बिहार एसआई को समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों टोटल सीट कितने हैं दोस्तों? 2213 टोटल सीट है दोस्तों, 2213। इसमें क्या क्या पूछा जाता है दोस्तों? तो इसमें पूछा जाता है जीके, जनरल नॉलेज और करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर का रोल दोस्तों अब किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसमें करेंट अफेयर पूछा जाएगा। टोटल क्वेश्चन होते हैं दोस्तों 100। टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं? 100 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स से। एक क्वेश्चन होता है दोस्तों 200 मार्क्स का और टाइम मिलता है 2 घंटा। तो दोस्तों ये है बिहार एसआई प्रीलिम्स का पैटर्न। अब दोस्तों अगले स्लाइड में देखते हैं हम लोग कि किस किस चीज़ पे बात कर रहे हैं दोस्तों। तो इसमें दोस्तों कैसी रणनीति होनी चाहिए, सबसे पहले तो हम लोग इस टॉपिक पे होना चाहिए कि रणनीति, क्योंकि दोस्तों अब एग्ज़ाम को 1.5 महीने से ज़्यादा नहीं बचा है। तो दोस्तों रणनीति ऐसी होनी चाहिए कि जल्दी से जितने कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर कर पाएँ दोस्तों। सिलेबस दोस्तों क्या होता है कि लोग वैकेंसी आता है, लोग सिलेबस नहीं पढ़ते हैं और जैसे जो कुछ बता दिया दूसरे की बातें सुन के वो तैयारी शुरू कर देते हैं दोस्तों। ये बहुत गलत बात है दोस्तों। पहले सिलेबस पढ़ना बहुत ज़रूरी है, किसी भी परीक्षार्थी को सिलेबस पढ़ना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों पिछले वर्ष के प्रश्नों का कितना महत्व है, ये दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है। लोग इसको भी इग्नोर कर जाते हैं कि पिछले वर्ष के प्रश्न क्या देखना है, इस बार तो नया एग्जाम हो रहा है तो नए तरीके से पूछा जाता है दोस्तों, यहीं पे लोग मार खा जाते हैं। पिछले वर्ष के प्रश्न दोस्तों बताते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट टॉपिक दोस्तों पिछले वर्ष के प्रश्न ही बताते हैं। तो इसमें पिछले वर्ष के प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों किस विषय पर कितना महत्व है दोस्तों, कौन सा सब्जेक्ट, जैसे दोस्तों हिस्ट्री जो हो गया। हिस्ट्री दोस्तों आजकल किसी भी एग्जाम के लिए या हमेशा से हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा करीब करीब 30 से 35 सवाल दोस्तों बिहार एसआई में 30 से 35 सवाल दोस्तों पूछा जाता है, जो बहुत बड़ा सेगमेंट है और इसको इग्नोर नहीं किया जाता है। उसके बाद साइंस दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साइंस से भी करीब 15 से 20 सवाल आ जाते हैं, तो साइंस भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साइंस में भी दोस्तों मुख्य रूप से फिजिक्स और बायो, फिजिक्स एंड बायो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बायो से भी ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद दोस्तों एक सेक्शन है आजकल बहुत महत्वपूर्ण हो गया, करेंट अफेयर, जो पढ़ने में सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों को पढ़ने में सबसे ज़्यादा बोर करता है करेंट अफेयर। लोग थक जाते हैं पढ़ते पढ़ते, क्योंकि इसका कोई सिलेबस नहीं है और कोई पैटर्न नहीं है, और लोग थक जाते हैं। उनको लगता है कि सब कुछ इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, वो भी इम्पोर्टेंट है, तो क्या पढ़ें और क्या छोड़ें दोस्तों। लेकिन मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में कि बिहार एसआई के लिए, खासकर बिहार एसआई के लिए कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना जरूरी है, कौन कौन सा करेंट अफेयर का कौन कौन सा टॉपिक। उसके बाद दोस्तों प्रैक्टिस सेट का रोल कितना महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। प्रैक्टिस सेट हमें ये कभी नहीं बताता है कि कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। प्रैक्टिस सेट दोस्तों ये बताता है कि हमारी तैयारी सही डायरेक्शन में है कि नहीं, मतलब हम सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं। पता चला कि जाना है इधर और हम लोग निकल लिए हैं इधर, तो दोस्तों फिर तो यही होगा कि मेहनत आप बहुत ज़्यादा किए और उसका आउटकम कुछ नहीं निकल के आ रहा है। तो दोस्तों प्रैक्टिस सेट का भी रोल हम लोग देखेंगे कितना महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों अगले स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से सवाल आते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हिस्ट्री पे बात कर लेते हैं हम लोग। तो हिस्ट्री में दोस्तों हिस्ट्री जो कि सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा सवाल इसी से आते हैं, तो हिस्ट्री पे हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि हिस्ट्री में कहाँ कहाँ से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं बिहार एसआई के लिए। तो दोस्तों देख लीजिए, इसमें इसके 3 पार्ट होते हैं दोस्तों। हिस्ट्री के 3 पार्ट हैं। एक हो जाएगा प्राचीन भारत, प्राचीन, मध्यकालीन,
प्राचीन हो जाएगा, फिर मध्यकालीन हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद आधुनिक काल होता है, आधुनिक काल। तो दोस्तों प्राचीन में हम लोग किस किस टॉपिक पे बात करेंगे? प्राचीन को दोस्तों एंशियंट में ले लेता हूँ। एंशियंट में हम लोग कौन कौन से टॉपिक पे फोकस करेंगे जहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं? तो यहाँ से दोस्तों सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं हड़प्पा। हड़प्पा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, कहाँ कौन कौन से जगह पे क्या क्या पाया गया, ये दोस्तों हड़प्पा हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों मौर्य काल। मौर्य काल में भी दोस्तों अशोक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अशोक से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। अशोक से जैसे उनके शिलालेख के बारे में पूछा जाता है कि फलाना शिलालेख कहाँ मिला था, फलाना शिलालेख कहाँ मिला था। तो इससे, और फलाना शिलालेख में कौन सी बातें उत्कीर्ण की गई हैं, उसको कौन से शिलालेख में अपना नाम अंकित किया है, और कौन से शिलालेख में उसको मतलब और सी उपाधियाँ उसने धारण की हैं, ये इन सब सारी चीज़ों पे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों एनसीईआरटी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है भक्ति आंदोलन। तो भक्ति आंदोलन में दोस्तों दो सब टॉपिक हो जाते हैं। कौन कौन से? बुद्धिज्म और जैनिज्म। यहाँ से दोस्तों सवाल पूछे जाते हैं। तो बुद्ध से रिलेट करके और जैनिज्म से सवाल पूछे जाते हैं। अब बुद्धिज्म में भी दोस्तों जो चारों संगतियाँ हुई हैं, बुद्धिज्म में चारों संगति जो हुई है, इसके त्रिरत्न जो हैं, ठीक है, 3 रत्न जो हैं। उसके बाद दोस्तों इसके मुख्य जो पीठक हैं, जो 3 पीठक हैं दोस्तों, उससे सवाल पूछे जाते हैं। उसी तरीके से जैन से भी दोस्तों जो संगति हुई है, जैन ऋषि जो रहे हैं, जो जैनों के जो ऋषि रहे हैं, उनके दोस्तों कुछ वो संकेतक हैं, उन संकेतकों से दोस्तों सवाल पूछा जाता है, संकेतकों से सवाल पूछा जाता है। तो इस तरीके से जैनिज्म हो गया दोस्तों। ये प्राचीन काल की बात कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों मिडाइवल हिस्ट्री में, माने मध्यकालीन इतिहास में दोस्तों पूछा जाता है विदेशियों के आक्रमण। एक टॉपिक हो जाएगा दोस्तों विदेशी, फॉरेनर्स जो थे, फॉरेनर्स के आक्रमण, जैसे अरब आए, यूनानीज आए। उसके बाद तुर्की आके, तुर्की के आक्रांता जैसे महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी इत्यादि, ये सब। उसके बाद दोस्तों दिल्ली सल्तनत, मिडाइवल में दोस्तों दिल्ली सल्तनत, जैसे जो 5 वंश थे दोस्तों, उससे सवाल आते हैं। 5 वंश, जैसे गुलाम वंश हो जाएगा, खिलजी हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद हो जाएगा तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश और लोदी वंश। उसके बाद दोस्तों मिडाइवल से फिर सवाल आता है मुगल काल से दोस्तों। मुगल काल से काफ़ी सवाल आते हैं, और मुगल में भी अकबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अकबर। उसके बाद दोस्तों आर्ट एंड कला जो है, आर्ट एंड कला, आर्ट एंड कला भी एक चैप्टर है दोस्तों इतिहास में। जो मध्यकालीन भारत में आर्ट एंड कला से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं कि चित्रकला से संबंधित, स्थापत्य कला से संबंधित, जैसे फलाना मेहराब कौन से मस्जिद में पाया जाता है, या दोहरे गुंबद कहाँ पाए जाते हैं, या पित्रा द्यूरा जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वहाँ से। उसके बाद चित्रकला में कौन कौन से चित्रकार रहे हैं दोस्तों, इनसे सवाल पूछा जाता है। उसके बाद दोस्तों आ जाता है ये हो गया। उसके बाद दोस्तों मुगल काल में दिल्ली सल्तनत में था, उसमें भी दोस्तों इम्पोर्टेंट है अलाउद्दीन खिलजी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मोहम्मद बिन तुगलक से सवाल पूछे जाते हैं। और एक फिरोज शाह तुगलक से भी दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक से भी दोस्तों काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। और उसके बाद मध्यकालीन से दोस्तों एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट हो जाता है, यहाँ भी भक्ति आंदोलन, यहाँ भी दोस्तों हुआ था भक्ति आंदोलन एंड सूफी आंदोलन हुआ था। तो यहाँ से हम लोग देख लेंगे भक्ति और सूफी आंदोलन, यहाँ से भी काफ़ी सवाल आते रहते हैं, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। उसके बाद आधुनिक भारत दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में दोस्तों कहाँ कहाँ सवाल आते हैं? तो सबसे पहले दोस्तों समाज सुधार, उसके बाद यूरोपियंस का आगमन, यूरोपीय कंपनियां जो आई और किस तरीके से वो अलग अलग कंपनियां, जैसे पुर्तगाली कंपनी आई, ब्रिटिश कंपनी आई, डच कंपनी आई, फिर फ्रांसीसी आए, यहाँ से सवाल आते हैं दोस्तों। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम, उसके बाद दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम, फ्रीडम मूवमेंट 1857 इत्यादि। तो फ्रीडम मूवमेंट में दोस्तों गांधी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, गांधी को सेंटर में रख के आप पढ़िएगा तो काफ़ी आपको मदद मिलेगी, और गांधी से रिलेटेड काफ़ी सवाल आते हैं। उसके बाद दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं कि प्रमुख संगठन जो थे कांग्रेस के बनने से पहले, 1885 में जब कांग्रेस का दोस्तों निर्माण हुआ था, उससे पहले कौन कौन से प्रमुख संगठन थे, यहाँ से सवाल काफ़ी पूछ जाते हैं। और इतिहास में दोस्तों एक और महत्वपूर्ण सेगमेंट है जहाँ से सवाल आते हैं, तीनों, एंशिएंट से भी, मिडाइवल से भी और मॉडर्न से भी। यहाँ से दोस्तों प्रमुख बुक्स और उनके राइटर्स, यहाँ से भी काफ़ी सवाल आते हैं दोस्तों। 1-2 सवाल तो हर एक एग्जाम में रहता ही है दोस्तों। तो इतिहास से हो गया दोस्तों 30 से 35 सवाल, और हमने तीनों टॉपिक को डिस्कस कर लिया। अब आइए दोस्तों चलते हैं, अब ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। तो ज्योग्राफी में दोस्तों कहाँ सवाल होता है? देखिए, जो बिहार एसआई में दोस्तों ज्योग्राफी से
एकदम फैक्चुअल सवाल पूछा जाता है, एकदम फैक्ट पे बात करते हैं ज्योग्राफी में। तो फैक्ट में क्या क्या हो जाए, जैसे यहाँ पे वो अक्षांश देशांतर और बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल नहीं पूछते हैं, यहाँ पे फैक्ट से पूछ लेते हैं। तो फैक्ट में दोस्तों क्या क्या पूछते हैं कि प्रमुख नदियाँ जो हैं, जो रिवर्स हैं, उन रिवर्स के नाम या उनके उद्गम स्थल और उनकी ट्रिब्यूटरी से सवाल पूछते हैं कि फला, जैसे गंगा नदी है तो गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी यमुना नदी होगी, तो यमुना के बारे में पूछ लेंगे। फिर यमुना की ट्रिब्यूटरी से सवाल पूछ लेंगे, यहाँ से दोस्तों सवाल पूछ लेते हैं। उसके बाद प्रमुख दर्रे, जो अलग अलग पहाड़ों में जो घाट, जो दूसरे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए पहाड़ों में जो घाटियाँ बनी होती हैं, उनसे सवाल दोस्तों पूछ लेते हैं। उसके बाद प्रमुख पर्वत पूछ लेंगे दोस्तों, प्रमुख पर्वत कहाँ कहाँ से हैं उनके नाम पूछ लेते हैं, प्रमुख पर्वत पहाड़ पूछ लेते हैं। उसके बाद जैसे नॉर्थ ईस्ट की बहुत सारी जनजातियाँ हैं, नॉर्थ ईस्ट भारत की बहुत सारी जनजातियाँ हैं, ट्राइब्स हैं, तो ट्राइब्स के नाम पूछ लेते हैं डायरेक्ट, ट्राइब्स के नाम पूछ लेते हैं डायरेक्ट। उसके बाद दोस्तों एक बिहार एसआई में बहुत महत्वपूर्ण सवाल आता है, नेशनल पार्क, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसमें काफ़ी लोग फंस जाते हैं क्योंकि ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे एक दो सवाल तो जरूर ही रहते हैं। उसके बाद दोस्तों आजकल चर्चा में है रामसर साइट, रामसर साइट अभी नए नए कुछ बने हैं, जैसे बिहार में भी बना है एक, तो इस तरीके से रामसर साइट से सवाल हो जाएंगे। उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी में दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी यहाँ सवाल पूछा है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या पूछ लेंगे दोस्तों कि प्रमुख देश, कुछ देशों के नाम दे देंगे और पूछेंगे इनमें से कौन सा स्थलबद्ध, जो लैंड लॉक्ड कंट्री जो है दोस्तों, स्थलबद्ध, उनसे पूछ लेंगे कि जैसे ये चारों तरफ समुद्र है और ये यहाँ 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 पे देश है, तो ये बीच में जो देश होगा इसका नाम पूछ लेंगे। और खासकर ये यूरोप और अफ्रीका में बहुत फंसाते हैं, यूरोप और अफ्रीका में काफ़ी फंसा लेते हैं क्योंकि यहाँ पे देशों की संख्या ज़्यादा और छोटे छोटे देश हैं दोस्तों, तो यहाँ पे लोग फंस जाते हैं। तो इस पर हम लोग अगले वीडियो में मैं वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, तो इस पर भी आप लोग को डाउट क्लियर कर दूंगा। उसके बाद प्रमुख खनिज और खनिज क्षेत्र पूछ लेते हैं कि प्रमुख खनिज है और इसका उत्पादक देश, प्रमुख उत्पादक देश कौन से हैं, यहाँ से एक सवाल आ जाता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों एक और आता है समुद्री धाराओं से, ओसेनिक करेंट से एक सवाल आता है दोस्तों। ओसेनिक करेंट की जैसे बेंगुएला की धारा हो गई, कैनरी करंट हो गई, इन सब से कि ये ठंडी धारा है कि गर्म धारा है, हॉट करंट है कि कोल्ड करंट है। उसके बाद दोस्तों प्रमुख मरुस्थल पूछा है, डेजर्ट पूछ लेते हैं कि ये डेजर्ट कहाँ पे है, तो डेजर्ट से सवाल आते हैं दोस्तों। उसके बाद एक सवाल आते हैं दोस्तों विंड्स, जो प्रचलित पवने हैं, अलग अलग देशों में प्रचलित पवने हैं, जो गर्म पवने हैं, एक गर्म हवाएं होती हैं और एक ठंडी हवाएं होती हैं, हॉट होती हैं और कोल्ड होती हैं, तो यहाँ से भी दोस्तों सवाल आ जाते हैं। उसके बाद दोस्तों कुछ देशों के उपनाम पूछ लेते हैं, जैसे कि उगते हुए सूरज का देश आप लोगों ने पढ़ा होगा, किसे कहते हैं, उगते हुए सूरज का देश दोस्तों किसे कहते हैं। उसी तरीके से झीलों का देश किसे कहते हैं, इस तरीके से दोस्तों सवाल पूछ लेते हैं। उसके बाद कुछ जानवर जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, जैसे काऊ हो गई दोस्तों, बुफेलो हो गई, गोट हो गई, तो इसके प्रमुख उपजातियों के नाम पूछ लेते हैं, उपनाम पूछ लेते हैं कि फलाना फलाना है, ये किस जानवर का उपनाम है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक दो सवाल तो हमेशा, एक सवाल तो समझ लीजिए कि हमेशा ही रहेगा। तो दोस्तों ज्योग्राफी से कितने सवाल आते हैं, 10 से 12 सवाल ज्योग्राफी से आते हैं, तो इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और ये बहुत फैक्ट है और लिमिटेड टॉपिक है बिहार एसआई में, यहीं से सवाल पूछता है, तो ये भी आपका दोस्तों मैं तैयार करवा दूंगा। उसके बाद इकोनॉमिक्स दोस्तों आते हैं। इकोनॉमिक्स में देखते हैं दोस्तों बहुत मतलब सवाल 7 से 8 ही सवाल आते हैं और काफ़ी लिमिटेड टॉपिक से आते हैं। तो इसमें कौन कौन सा टॉपिक है दोस्तों, इसमें हो जाएगा एक जो अब नीति आयोग है, उससे पहले जो भारत के जो बजट जो बना, जो योजना आयोग दोस्तों, योजना आयोग से बहुत सवाल पूछा जाता है कि प्रमुख पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान से सवाल पूछते हैं। और उसमें भी कुछ ही प्रमुख 5 ईयर प्लान है जहाँ से सवाल पूछते हैं, जैसे पहली पंचवर्षीय योजना से पूछ लेंगे, 5वीं से पूछ लेते हैं, उसके बाद 9वीं से पूछ लेते हैं, है ना, ऐसे चौथी से पूछ लेंगे, योजना गैप पूछ लेते हैं कि कौन सा योजना गैप कब हुआ था, मतलब फलाना पहली योजना गैप कब थी, इस तरीके से सवाल। उसके बाद एक जनसंख्या से रिलेटेड, पॉपुलेशन से रिलेटेड सवाल पूछ लेंगे और वो भी बिहार स्पेसिफिक ही पूछते हैं, पॉपुलेशन में बिहार स्पेसिफिक पूछ लेते हैं। उसके बाद दोस्तों एक सेगमेंट है इनका इन्फ्लेशन, मुद्रा स्फीति, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, मुद्रा स्फीति, अपस्फीति इत्यादि, जैसे जो महंगाई बढ़ जाती है और महंगाई घटती है दोस्तों, उससे सवाल पूछते हैं। उसके बाद जीडीपी से सवाल पूछते हैं। राजकोषीय घाटा दोस्तों, जो राजकोषीय घाटा, जो सरकार का राजस्व होता है दोस्तों, उसमें जो घाटा हो जाता है उससे सवाल पूछ लेते हैं। बजट से सवाल पूछ लेते हैं और इकोनॉमिक सर्वे से, तो ये हो गया इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स से ज़्यादा 7 से 8 सवाल आते हैं
और यहाँ भी मैं करवा दूंगा, ये आप लोग उसमें करवा दूंगा। उसके बाद दोस्तों आते हैं पॉलिटी। पॉलिटी दोस्तों थोड़ा सा बड़ा सेगमेंट है और इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन सवाल इसमें भी उतने टफ नहीं होते हैं, इसमें भी फैक्ट पे ही सवाल होते हैं। और सवाल कहाँ कहाँ से आते हैं दोस्तों, तो सवाल आते हैं दोस्तों, मान लीजिए पॉलिटी हो गया, पॉलिटी से दोस्तों सवाल आते हैं संविधान हमारा जो संविधान है दोस्तों, उस संविधान से, जैसे कि फंडामेंटल राइट, जो मौलिक अधिकार जिसको बोलते हैं, मौलिक अधिकार से। डीपीएसपी से सवाल आते हैं दोस्तों। प्रस्तावना से दोस्तों सवाल, डीपीएसपी का मतलब दोस्तों नीति निर्देशक तत्व। प्रस्तावना से सवाल आते हैं जिसको हम लोग प्रियम्बल बोलते हैं। प्रस्तावना में जो प्रमुख शब्दावली हैं उन शब्दावलियों को डायरेक्ट रख के और पूछ लेते हैं इनका क्रम बताइए, इस तरीके से सवाल पूछते हैं। उसके बाद दोस्तों राजनीतिक संस्था से सवाल पूछते हैं, जो राजनीतिक पॉलिटिकल जो संस्थाएं हैं दोस्तों उनसे सवाल पूछ लेते हैं। पॉलिटिकल संस्था का मतलब कौन कौन से दोस्तों, जैसे हमारी संसद हो गई, तो संसद के कार्यवाही से रिलेटेड पूछ लेंगे। प्रेसिडेंट के बारे में पूछ लेंगे, ठीक है। राज्यपाल के बारे में, गवर्नर राज्यपाल के बारे में पूछ लेंगे। पीएम से संबंधित पूछ लेंगे, है ना। उसी तरीके से दोस्तों योजना आयोग, इलेक्शन कमीशन से पूछ लेते हैं। उसके बाद दोस्तों ये पूछ लेते हैं इलेक्शन कमीशन से पूछ लेंगे, लोक सेवा आयोग से पूछ लेंगे दोस्तों। इन तरीके से सवाल पूछते हैं दोस्तों। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट हो जाता है पॉलिटी में दोस्तों, पंचायत से पूछ लेंगे। और ये बहुत फेवरेट टॉपिक है, मतलब 43 अमेंडमेंट एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और पंचायत से हर एक साल 1 या 2 सवाल रहेंगे ही रहेंगे दोस्तों। उसके बाद एक और सेगमेंट हो जाता है इनका संवैधानिक विकास जो हुआ था हमारे देश का, जैसे अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान, जैसे जो 1773 का जो एक्ट आया था, उसके बाद 1813 में आया, उसके बाद 1833 में आया। तो इसमें कुछ कुछ प्रमुख प्रावधान किए गए थे, कुछ कुछ अधिकार दिए गए थे। उसके बाद 1853 में आया, 1800 ऐसे ही दोस्तों 1861 में आया, 1909 काफ़ी प्रमुख है, 1919 काफ़ी प्रमुख है, 1935 काफ़ी प्रमुख है दोस्तों। तो इनसे सवाल पूछ लेते हैं। प्रमुख अनुच्छेद पूछ लेंगे, जो मेन जो आर्टिकल जो हैं, कुछ कुछ आर्टिकल होते हैं, जैसे मौलिक अधिकार से रिलेटेड आर्टिकल होते हैं, डीपीएसपी से रिलेटेड, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से रिलेटेड आर्टिकल होते हैं। और योजना, जैसे अभी बिहार में चुनाव हुए हैं तो बिहार चुनाव से संबंधित सवाल ये पूछ सकते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों हो गया पॉलिटी का सेगमेंट। उसके बाद दोस्तों एक और सेगमेंट है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आइए देख लेते हैं करेंट मैथ्स। दोस्तों मैथ से करीब 4 से 5 सवाल रहेंगे। मैथ से करीब दोस्तों 4 से 5 सवाल, 4 या 5 सवाल मैथ से रहेंगे, जो काफ़ी आसान होते हैं, आप लोग आसानी से कर लेंगे इसको। और उसके बाद दोस्तों एक सेगमेंट आता है करेंट अफेयर का। करेंट अफेयर दोस्तों, ये आज के, अगर आपको बिहार एसआई का प्री निकालना है दोस्तों, तो करेंट अफेयर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से कम से कम 15 से 20 सवाल, और 15 से 20 सवाल वो भी स्पेसिफिक कुछ टॉपिक। दोस्तों को लगता है कि करेंट अफेयर बहुत टफ है, कहाँ से सवाल आ जाएंगे, क्या हो जाएंगे। मैं बता दूंगा दोस्तों कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इम्पोर्टेंट टॉपिक दोस्तों मैं बता दूंगा कहाँ कहाँ से बिहार एसआई में सवाल, ये मैं अपने अनुभव से बता दूंगा दोस्तों कि कहाँ कहाँ से कुछ खास ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहाँ से बिहार एसआई में करेंट अफेयर पूछा जाएगा दोस्तों। और कुछ मैं अभी आपको बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक है। जैसे दोस्तों करेंट अफेयर में स्पोर्ट्स बहुत फेवरेट टॉपिक है बिहार एसआई का। स्पोर्ट्स से हर एक साल 1-2 सवाल आते हैं। प्रमुख सैन्य युद्धाभ्यास जो है, ये तो हर एक एग्जाम में आता है, यहाँ भी आएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स जो होती हैं, इसी को आप स्पेसिफिक तैयारी कीजिए, समय बहुत कम है, तो आप एक टारगेटेड अप्रोच से अगर तैयारी कीजिएगा दोस्तों तो आसानी से हो जाएगा। और इस टारगेटेड अप्रोच के लिए क्या होता है कि हम लोग टॉपिक को सब टॉपिक्स में डिवाइड करते हैं। उसके बाद जो नई संवैधानिक पदों पर नियुक्तियाँ होती हैं दोस्तों, उससे कुछ सवाल आ जाते हैं। प्रमुख स्कीम, अलग अलग राज्यों के, अलग अलग स्टेट के जो होते हैं दोस्तों, स्कीम जो होते हैं उससे कुछ सवाल आ जाते हैं। आजकल कोरोना की वैक्सीन आ गई है, तो हो सकता है कोरोना से एक सवाल रहे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आते हैं, उसके बाद एक टॉपिक दोस्तों छूट रहा है, मैं यहाँ पे नहीं लिख पाया हूँ, वो है साइंस दोस्तों एक टॉपिक है। साइंस है दोस्तों, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साइंस को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और साइंस में दोस्तों क्या है कि साइंस में 3 पार्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो पहले हम लोग फिजिक्स पे बात कर लेते हैं। फिजिक्स में क्या है दोस्तों कि फिजिक्स में यहाँ भी कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। जैसे फिजिक्स में एक इनका करेंट से रिलेटेड सवाल पूछते हैं, करेंट या जिसको वो बोलते हैं, हाँ करेंट, जो विद्युत धारा जो है दोस्तों, फिजिक्स में विद्युत धारा से सवाल पूछ लेते हैं।
विद्युत धारा से सवाल पूछेंगे। उसके बाद दोस्तों लाइट से सवाल होता है बहुत ज़्यादा इनका, लाइट से। उसके बाद मात्रक पूछ लेते हैं कि जैसे त्वरण के मात्रक क्या होता है ना, बल का मात्रक क्या होता है। उसके बाद एक और टॉपिक आता है इनका सदिश राशि, अदिश राशि, सदिश राशि और अदिश राशि, यहाँ से सवाल रहते हैं दोस्तों। तो ये हो जाएगा फिजिक्स में। कुछ मापक यंत्र होते हैं दोस्तों, जैसे थर्मामीटर, स्फिग्नोमेनोमीटर या मैनोमीटर जो हवाई दाब मापने के लिए, इन सब टॉपिकों से सवाल पूछ लेते हैं। उसके बाद दोस्तों केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में दोस्तों कहाँ सवाल रहेगा, केमिस्ट्री में आवर्त सारणी से सवाल रहते हैं। आवर्त सारणी जैसे पीरियोडिक टेबल जिसको बोलते हैं, आवर्त सारणी से रहेंगे। मेन एलिमेंट जो है, प्रमुख तत्व, जैसे सोना हो जाता है, गोल्ड हो जाएगा, डायमंड से सवाल रहते हैं, है ना। यूरेनियम आजकल काफ़ी इंपॉर्टेंट चल रहा है क्योंकि ये स्ट्रेटजिक धातु है, तो यूरेनियम से सवाल पूछ लेते हैं। उसके बाद प्रमुख धातु पूछ लेंगे, मतलब प्रमुख एलिमेंट, मेन एलिमेंट, और उसके एलॉय पूछ लेते हैं, जैसे हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, बॉक्साइट इत्यादि से सवाल, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, बॉक्साइट इत्यादि से सवाल पूछ लेते हैं। उसके बाद दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर एक साल लगभग साइंस में पूछा ही जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का कभी फॉर्मूला पूछ लेते हैं, कभी ये कहाँ इसका उपयोग होता है, कभी इससे जिप्सम बनाने का तरीका पूछ लेते हैं कि जिप्सम बनाने पे इसमें कितने अणुओं की, कितने परमाणुओं की हानि होगी, इससे रिलेटेड एक सवाल पूछ लेते हैं दोस्तों। उसके बाद आते हैं दोस्तों बायो। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं बायो। बायो सेगमेंट में दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरे साइंस में सबसे ज़्यादा सवाल बायो से पूछे जाते हैं। तो बायो में दोस्तों कहाँ से, तो आपको बायो में दोस्तों आपको विटामिन पे ज़्यादा फोकस करना है। विटामिन से सवाल पूछते हैं, विटामिन के प्रमुख विटामिन के नाम, इनसे कौन, इनकी कमियों से कौन से बीमारी होते हैं। उसके बाद वनस्पति के रोग जो हैं, जो प्लांट्स में जो डिजीज जो हो जाते हैं, वो डिजीज से सवाल पूछ लेते हैं दोस्तों। ब्लड ग्रुप से सवाल पूछते हैं, ब्लड ग्रुप से सवाल पूछ लेते हैं। उसके बाद दोस्तों जो 3 सिद्धांत हैं बायो में इम्पोर्टेंट जो 3 सिद्धांत हैं, जैसे डार्विन, लैमार्क और ह्यूगो डी ब्रिज का, ये तीन प्रमुख सिद्धांत हैं, यहाँ से सवाल पूछ लेते हैं। तो ये हो गया दोस्तों बायो से। और भी टॉपिक्स हैं जो मैं आगे वीडियो में आपको कवर कराऊंगा। और एक और आजकल दोस्तों महत्वपूर्ण टॉपिक हो गया है साइंस से रिलेटेड, साइंस से ही रिलेटेड है लेकिन ये अलग एक सेगमेंट हो गया, इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट में से भी सवाल आ जाते हैं कुछ कुछ, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का समय है और बहुत कुछ बदल रहा है। तो यहाँ पे जो मुख्य प्रोटोकॉल्स जो हुए हैं, जैसे जब पेरिस सम्मेलन जो हुआ, फिर ये करंट से रिलेटेड रहेगा, लेकिन ये करंट से रिलेट करके ही सवाल पूछेंगे। लेकिन ये जैसे जो कुछ कन्वेंशन जो होते रहते हैं ग्लोबल वार्मिंग से लेके या वन्य जीवों को लेके बचाने के लिए, इनसे सवाल पूछ लेते हैं। तो ये हो गया पर्यावरण का टॉपिक दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया दोस्तों कि कौन कौन से सब्जेक्ट से मतलब सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। आइए दोस्तों अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगले स्लाइड में हमारा प्रीवियस ईयर का पेपर दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये, प्रीवियस ईयर का पेपर। तो प्रीवियस ईयर का पेपर दोस्तों ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं बार बार इस पर क्यों पहले भी मैं कह रहा था और अभी भी कह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर का पेपर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर ही है जो हमें बताता है। जैसे मैं इतना असेसमेंट क्यों कर पाया, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर को काफ़ी अच्छे से पढ़ा था, और तब मुझे पता चला कि कौन कौन सा टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है और कौन कौन सा सब्जेक्ट है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए मैं स्पेसिफिक तैयारी कर पाया। इसलिए मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ कि आप लोग भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के टेबल पे कोई भी आप किसी भी पब्लिकेशन का है प्रीवियस ईयर का जिसमें सल्यूशन काफ़ी अच्छा दिया हो, आप किसी भी प्रीवियस ईयर का एक पेपर ले लीजिए। और जैसे हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप क्या कीजिए, आप पहले प्रीवियस ईयर का पेपर देख लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक से सवाल आ रहा है। जैसे अगर मान लीजिए वहाँ से मैं कह रहा हूँ कि अगर अकबर से सवाल पूछ रहे हैं और पता चला कि अकबर से सवाल ही नहीं आ रहा है, तो अकबर पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। आप मान लीजिए कि आप उत्तर वैदिक काल पढ़ रहे हैं, ठीक है, प्राचीन भारत में, प्राचीन इतिहास में आप उत्तर वैदिक काल पढ़ रहे हैं और उससे अभी तक कभी सवाल ही नहीं पूछा गया दोस्तों। तो हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि सवाल आ जाए, लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यही होगी कि वहाँ से सवाल नहीं आएगा दोस्तों। तो फिर वो टॉपिक पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता। तो ये कौन बताएगा दोस्तों, ये बताएगा प्रीवियस ईयर का पेपर। तो आपके टेबल पे क्या होना चाहिए, एक प्रीवियस ईयर की बुक जरूर होनी चाहिए दोस्तों। प्रीवियस ईयर की बुक आपको बताएगी कि आपको किस तरीके से पढ़ना है और किस डायरेक्शन में पढ़ना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आते हैं अगले टॉपिक पे। तो अगला हमारा सेगमेंट क्या है, अगला सेगमेंट है दोस्तों इम्पोर्टेंट बुक्स
इम्पोर्टेंट बुक्स में दोस्तों क्या है, जो बुक मैंने प्रीफर की थी उसमें दोस्तों एक लूसेंट की ऑब्जेक्टिव आती है, मोटी सी येलो कलर की, ग्रीन कलर की बुक है, आप वो ले लीजिए। इसमें सभी टॉपिक से रिलेटेड सवाल दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए। आप रोज़ कम से कम 5 से 6 सेट लगाइए, बहुत आसान है और बहुत आसानी से हो जाता है। डेली 5 से 6 सेट लगाइए लूसेंट ऑब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट एक एक चैप्टर लगाइए, हर एक 5 सब्जेक्ट से। तो ये जल्दी निपट जाएगा आपका, मतलब 1.5 महीना भी टाइम है तो कम से कम मतलब हो जाएगा आपका ये। बहुत ज़्यादा बहुत बड़े बड़े चैप्टर नहीं है इसमें। उसके बाद दोस्तों साइंस के लिए मैं एक आपको रिकमेंड करूँगा, रुक्मिणी पब्लिकेशन, जो द प्लेटफॉर्म करके उसकी बुक आती है, द प्लेटफॉर्म से एक बुक आती है, उसकी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो ले लीजिए। बायो तो आपको, साइंस तो आपको लूसेंट में मिल ही जाएगा, लेकिन आप वहाँ पे थोड़े कम सवाल हैं। आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की रुक्मिणी पब्लिकेशन की एक पतली पतली सी बुक आती है, करीब करीब मतलब 1,000 क्वेश्चन उसमें है, आप इसको ले लीजिए और इसको प्रैक्टिस कर जाइए। ये आपको बिहार एसआई क्या मतलब बीपीएससी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और किसी भी एग्जाम के लिए, ये किसी भी एग्जाम के लिए आपको मदद करेगी दोस्तों। अब दोस्तों आते हैं प्रैक्टिस सेट पे। तो प्रैक्टिस सेट दोस्तों, मैं पहले भी बोला था कि प्रैक्टिस सेट का क्या इंपॉर्टेंट होगा। प्रैक्टिस सेट का इंपॉर्टेंस ये है दोस्तों कि जैसे आपको प्रीवियस ईयर का पेपर बताता है कि आपको किस डायरेक्शन में पढ़ना है, तो प्रैक्टिस सेट दोस्तों क्या बताएगा आपको कि आप किस डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप सही जा रहे हैं, आप सही रास्ते पे जा रहे हैं कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। अगर मान लीजिए प्रैक्टिस सेट आप कर रहे हैं तो इससे सवाल नहीं आते हैं। बहुत लोग को भ्रम रहता है कि प्रैक्टिस सेट बना लेंगे और वहीं से सवाल आ जाएंगे, आते हैं कुछ सवाल आते हैं, लेकिन प्रैक्टिस सेट आपको ये बताता है कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। जैसे मान लीजिए हम गांधी पढ़ लिए और गांधी से पता चला प्रैक्टिस सेट लगाने के और गांधी में प्रैक्टिस सेट से सवाल गलत हो रहे हैं, इसका मतलब है कि हमें गांधी पे और मेहनत करने की ज़रूरत है, गांधी के बारे में और पढ़ने की ज़रूरत है। तो ये कौन बताएगा दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट। तो आपके टेबल पे क्या होना चाहिए, 2 किताब होनी चाहिए आपके टेबल पे, 2 किताब, एक होनी चाहिए प्रीवियस ईयर की पेपर और एक होना चाहिए प्रैक्टिस सेट दोस्तों। तभी आप तैयारी को अपने धार दे पाएंगे, नहीं तो फिर समझ लीजिए कि थोड़ा रास्ता थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या है, उसके बाद है अगला टॉपिक है हमारा वीडियो। अब कैसे तैयारी करेंगे दोस्तों, जैसे हिस्ट्री हो गया या अलग अलग सब्जेक्ट, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, तो मैं दोस्तों कोशिश करूँगा कि मैं 1 तारीख से इन सारे टॉपिक्स पे एक एक वीडियो लेके आऊँ, मतलब हर एक सब्जेक्ट पे, हर एक टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ, ताकि आप लोग को काफ़ी आसानी हो जाए। अगर आप लोग चाहेंगे, अगर आप लोग मदद मतलब अगर आप लोग को उम्मीद होगा या आप लोग अगर मेरे वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे तो मैं ज़रूर इस पर हर टॉपिक पे एक एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, और कोशिश करूँगा कि मतलब एग्ज़ाम होने से पहले, प्रीलिम्स होने से पहले, बिहार एसआई का प्री होने से पहले मैं सारे वीडियो बना के और अपलोड कर दूँ, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम देने में काफ़ी मदद हो। और एक और चीज़ है दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, ज्योग्राफी में तैयारी करने के लिए आप लोग के टेबल पे एक ऑक्सफोर्ड एटलस का इम्पोर्टेंस काफ़ी है। एटलस में क्या है दोस्तों कि एक तो आपको ये बता देगा कि कौन से कंट्री जो है वो लैंड लॉक्ड है। उसके बाद प्रमुख, जैसे मैंने बताया ना कि प्रमुख करंट, ओशनिक करंट जो है ये भी आपको बता देगा। प्रमुख जो पवने हैं, जो विंड्स हैं, ये पवनों के बारे में बता देगा आपको। उसके बाद दोस्तों जैसे भारत में नेशनल पार्क्स हैं, तो नेशनल पार्क्स दोस्तों आप रोज़ क्या कीजिए, 15-20 मिनट ऑक्सफोर्ड एटलस ले लीजिए और 15-20 मिनट कोई भी इनमें से जितने भी मैंने टॉपिक डिस्कस किए उनमें से कोई भी एक पेज आप खोल लीजिए अपने उस पर, और 10 से 15 मिनट केवल उसको देखिए, और देखने के बाद 5-10 मिनट देखिए और 5 मिनट उसको किसी एक जगह ऐसे रफ मैप बना लीजिए। मान लीजिए जैसे मैंने मान लीजिए ये इंडिया का एक मैप मैंने बना लिया। अब इस मैप पे आप उसको ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा आपको कि बिहार एसआई के लिए ही नहीं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए मैप आपका तैयार हो जाएगा दोस्तों। और मैप तैयार हो गया तो किसी भी एग्ज़ाम में कम से कम 2 से 3 सवाल आप आसानी से कर लेंगे, और बहुत आसान होता है मैप को याद करना। बस यही करना है, रोज़ मैप उठाना है, 15 मिनट आप उसको देखिए और 5 मिनट उसको ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। 2-2 रुपये के मार्केट में सीट भी मिलते हैं, वो मैप के बने हुए रहते हैं, आप उसको भी लेकर और उस पर भी सीट वो बना सकते हैं, मैप को ड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गया दोस्तों, इम्पोर्टेंट बुक्स भी हो गए। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने सारे एस्पेक्ट्स कवर कर लिए, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि शेयर कीजिएगा तो थोड़ा मुझे भी लगेगा कि मैं अच्छी चीज़ें बना रहा हूँ और आप लोगों के बीच सही तरीके से उसको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ दोस्तों।
पुराना साल ख़त्म हो रहा है, नया साल आ रहा है, तो नए साल के लिए आप लोग को बहुत बहुत बधाई। आप लोग की सारी इच्छाएं पूर्ण हो, आप लोग बिहार एसआई में निकालें और वर्दी पहने इस बार। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर द डिस्कशन।